हेलो बच्चा लोग, क्लास 10th वालों। और बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसे हो आप लोग का स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। और बच्चा आप लोग का कितना कितना कवर हो गया है ये भी बताइएगा। हाँ बच्चा। और आप जानते हो कि आपका जो बायोलॉजी का क्लास चल रहा है जिसमें 2 चैप्टर कंप्लीट है, ये तीसरा चैप्टर है बच्चा। ये अपने आप में बहुत बड़ा ही चैप्टर है, जिसकी वजह से इसको मुझे 2 पार्ट में लेना है ना। तो आज हम लोग पहला ही पार्ट देखेंगे। चैप्टर का नाम आप जानते हो, जीव जनन, यानी कि जीवों में जनन कैसे होता है, प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, कोई भी हो बच्चा, है ना। तो उसमें जनन कैसे होगा, मतलब वो अपनी तरह संतान उत्पन्न कैसे करते हैं, कैसी विधियां होती हैं जनन की, उसमें यही देखना है बच्चा। समझ में आया? ठीक है। तो आज अब इसका हमने क्या रखा है बच्चा, पार्ट 1 है आज। ठीक है, एक बार देख लेंगे और जो बचेगा उसका और उसके साथ वाले जो क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से क्वेश्चन है, MCQ है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, जो भी है सब कुछ मिला के एक दूसरा पार्ट लेंगे तो उसमें कवर करेंगे। समझ में आया? तो एक बार बताना, वॉइस क्लियर है? हाँ। और ये आपको स्क्रीन क्लियर है कि नहीं? सही तो मुझे लग रहा है। फिर आगे स्टार्ट करते हैं बच्चा। ठीक है, नया चैप्टर है, जय माँ सरस्वती। जितने बच्चे पढ़े उनके दिमाग में अच्छे से ये जितना आज पढ़ाया जाए सब प्रवेश कर जाए और एग्जाम में इनको कोई इस चैप्टर से रिलेटेड दिक्कत ना हो, है ना। चलो प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चा। और दूसरा यहीं पे आपसे कहना है कि जो आपके ये बच्चे कुछ ऐसे हैं ना जो कि इधर उधर भी भटक रहे हैं, परेशान होंगे क्या पढ़े ना पढ़े, क्योंकि जब क्लास यूट्यूब का कमेंट्स हम देखते हैं बच्चा तो ये चीज़ें समझ में आती हैं मुझे कि आप लोगों को कुछ ऐसे बच्चे जो कि सिर्फ यूट्यूब पे ही अभी डिपेंड है, अभी कोई कोचिंग या चैनल या कुछ कहीं भी ज्वाइन नहीं किए हैं। तो बच्चा अभी भी समय नहीं बर्बाद करिए, ठीक है। आप अभी भी जुड़ सकते हो और जो इसके पीछे के जितनी क्लासेज हो गई हैं उनकी PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा बच्चा, ठीक है। सारी जितने एग्ज़ाम तक की पूरी तैयारी करवाया जा सकता है। तो देखो जैसे ये भी 2 बच्चे थे जो हमारे यहाँ रैंक होल्डर बने थे, है ना। ये 2 बच्चे रैंक होल्डर बने थे, वैसे आप लोग भी कर सकते हो। देखो क्षमता तो सब में होती है, बस उसको क्षमता को जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो। तो फिर अगर ये बात है, एक छोटे से स्टोरी भी आप जानते होंगे कि हनुमान जी को भी उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती थी, उसके बाद वो सब कर जाते थे। जो असंभव कार्य था सब संभव कर जाते थे, नहीं तो समुद्र को लांघना इतने आसान नहीं है बच्चा, वो सब कर गए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें, तो जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। आते हैं चैप्टर नंबर 7 है ये आपके जैव प्रक्रम और समन्वय नियंत्रण 2 कंप्लीट है। 3rd पॉइंट पर ये चैप्टर है जिसमें आपको देखना है कि जीव जनन कैसे करते हैं बच्चा, ठीक है। तो देखते हैं, पहले तो हम जानेंगे कि जनन क्या होता है, उसके बाद जो जनन के प्रकार हैं, मतलब वो विधियां हैं, लैंगिक अलैंगिक कायिक जो भी है, तो वो उसके बाद देखेंगे, ठीक है बच्चा। आगे बढ़े, देखिएगा। जनन अपने आप में एक बस ऐसी प्रक्रिया, संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो है, ठीक है ना। संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है, कोई भी जीव है, चाहे वो अमीबा है, जीवाणु है, विषाणु है, या फिर जो आपके वो है बच्चा कवक है, ठीक है, बिल्ली है, चूहा है, बंदर है, भालू है, हम हैं, आप है, कोई भी है, जो भी जीव है, अगर वो संतान उत्पन्न करने की उनमें प्रक्रिया देखी जा रही है, उनमें ये क्षमता है संतान उत्पन्न करने की, तो बस इसी को जनन कह देते हैं। समझ में आया? यानी अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की जो जीवों में क्षमता होती है, यही आपकी जीव जनन की प्रक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया होगा? सॉरी, ठीक है, पता नहीं क्या आवाज़ कर रहा है कब से। चलो ठीक है, आगे चलते। अब बच्चा देखेंगे कि जनन की आवश्यकता, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये आवश्यक क्यों है, क्यों अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की जरूरी है बच्चा, ठीक है। हम सारे जीवों में ऐसा क्यों है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि उनका अस्तित्व बना रहे। अमीबा जैसा जीव उत्पन्न ना करे बच्चा, तो कैसे पता चलेगा कि अमीबा भी कुछ था, कुछ दिन के बाद वो गायब हो जाएगा, है ना। तो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं, ताकि उनके जो अस्तित्व, उनको निरंतरता बनी रहे, उसकी तरह जीव का जो संख्या संरचना जो भी है वो बनी रहे। समझ में आया? चलो तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है।
अपने समान जीवों में की संख्या में वृद्धि करते हैं। ये भी बात सही है, तभी तो देख रहे हो मनुष्यों की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई है ना। चलो आगे बच्चा, अपनी जाति की निरंतरता यानी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी निरंतरता, कि इस दुनिया में मनुष्य नाम की भी कोई चीज़ है, कोई है जीव, है ना। बस आगे, जनन द्वारा आनुवंशिक लक्षण, और ये भी बात सही है कि इसी के माध्यम से माता पिता के लक्षण, जनन के द्वारा ही माता पिता के जो लक्षण है वो बच्चों में चले जाते हैं। तो जनन के द्वारा आनुवंशिक जो लक्षण है इनकी वंशागति होती है उनके संतानों में। समझ में आया बच्चा? आगे बढ़े, ठीक है। इस समय दवा खा रही हूँ ना, तबीयत खराब चल रही मेरी, इतनी ज़्यादा नींद आती है दवा खाने के बाद, तो पूरे दिन रात मुझे लगता है मैं नींद में ही हूँ। चलो ठीक है। जनन द्वारा संतानों में कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं विकास, जैविक विकास का आधार बनती, मतलब इसके द्वारा कभी कभी जीवों में विभिन्नता भी देखने को मिलती है। विभिन्नता का मतलब होता है जो ऐसे कुछ लक्षण हो जाते हैं जीव में कि उनके माता पिता में वो लक्षण थे ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है बच्चा? ये विकास को दर्शाता है कि थोड़ा थोड़ा अलग होते होते एकदम अलग हो जाएंगे। समझ में आया? और बच्चा, फिर विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उपयोगी हैं। मतलब विभिन्नताएं जरूरी भी है बच्चा, ऐसा भी है, बता दें आपको, जो इस विभिन्नता का भागीदार नहीं होता है, जो वातावरण के हिसाब से अपने आप को नहीं ढाल पाता है, वो इस वातावरण से विलुप्त हो जाता है। समझे ना? आनुवंशिकता और विकास वाले चैप्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा भी बच्चा। प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक वर्ण, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने बताया था। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी बच्चा, दवा की वजह से ही थोड़ा इफेक्ट है, क्योंकि मुझे इस समय, एक दिन आपने देखा भी होगा कि मुझे बहुत खांसी आई थी, मुझे तबीयत खराब थी, जिससे बस वही हुआ था, क्या बोलते हैं, सीजनल प्रॉब्लम होता है ना, सर्दी जुकाम, वही हुआ है, जिसकी वजह से पूरा गला वाला पकड़ लिया था, इसी वजह से दिक्कत आई थी। चलो कोई बात नहीं। अब हम जनन की विधियां देख लेते हैं। यहीं से आपका मुख्य स्टार्ट होता है, जिसमें कि अलैंगिक से कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक आएंगे जो आपको देखने को आगे मिलेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में मिले हैं। अभी आपको मैं एप्स वाले बच्चों को इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन दिखाई थी, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बताई थी मैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा जरूरी है बच्चा, ठीक है। चलें आगे। तो देखो, इसमें आपके जब कायिक जनन, जब जनन की विधियों में देखते हैं तो 3 ही विधियां आती हैं। अलैंगिक जनन, ये भी केवल एक जनक द्वारा, मतलब इसमें केवल एक जीव है, वो अपनी तरह संतान उत्पन्न कर सकता है, इसमें नर मादा की आवश्यकता नहीं होगी। कायिक वाले में भी क्या होगा? एक ही जीव है, एक ही जीव होगा, इसमें नर मादा की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि लैंगिक जनन में 2 जीव होंगे, जिसमें कि नर व मादा जनन अंग की आवश्यकता होगी, ठीक है ना, की आवश्यकता होगी बच्चा। यहाँ पर नर और मादा दोनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। बाकी आपके कायिक और अलैंगिक में सिर्फ एक एक जनक की आवश्यकता है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए बच्चा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो, अलैंगिक में आ गए, यहीं से मेन आपका स्टार्ट होगा। और मैंने यहाँ पर क्या किया ना, देखो आप कहीं पे भी खोजोगे ना तो इस तरह से आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने ये चार्ट बना लिया था, ठीक है। बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम में चार्ट बना के बता सकते हैं कि नहीं। बच्चा, एग्जाम जब मैं आपसे जब अलैंगिक जनन से कुछ पूछे ना, तो आप इस तरह से बना के बता दो, उसके बाद जो जो पूछा है एक एक को उठाकर, जैसे द्विखंडन पूछ लिया, ठीक है, या तो आपसे पुनरुद्ध भवन मुकुलन, ये तो मान लो कि एकदम फेमस वाले क्वेश्चन है। पुनरुद्ध भवन और मुकुलन जो है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, मतलब आप समझ सकते हो मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो इनका तो अलग ही लेवल है, ये अलग से आपसे पूछे ही जाते हैं, लघुत्तरी वाले क्वेश्चन में बनते हैं। बाकी आपसे जब पूछा जाए अलैंगिक जनन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल करने के लिए, तो आप इस तरह से बता के बना सकते हो, ठीक है। बना लो, फिर सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल कर दो, ठीक है। ठीक है, सही बच्चा। अब चलते हैं अलैंगिक जनन में, हम देख लेते हैं कौन कौन सी विधियां आती हैं। पहला आता है विखंडन। कौन आता है? विखंडन,
ठीक है, विखंडन। इसमें दो विधि होती है, द्विखंडन यानी कि दो भाग में बटेगा कोई जीव, बहुविखंडन यानी कि कई भाग में बटेगा, बहुविखंडन। ठीक है ना, बहु का मतलब कई भाग। तो दो भाग में बटता कौन है बच्चा, यहां देखो लिखा है अमीबा। अमीबा इस तरह से लिखना चाहिए था, अमीबा गलत लिखा है, छोटी मात्रा नहीं बड़ी मात्रा होती है अमीबा। बहुविखंडन में प्लाज्मोडियम आता है, जो वही प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया देता है। कौन देता है, क्या बीमारी देता है, मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो जाता है। हमारे ब्लड में जब ब्लड के आरबीसी को खराब करने लगता है, प्लाज्मोडियम आरबीसी में पहुंच जाता है, तब हमको मलेरिया हो जाता है। बच्चा समझ में आया। तो ये है। अभी आपका खंडन एक है, ठीक है, तो मतलब आप देखोगे तो ये एक आपका विखंडन, विखंडन में दो भाग आ गया, द्विखंडन बहुविखंडन। दूसरा आपका खंडन आया जो कि दूसरा भाग है। तीसरा भाग आपका आया बीजाणु के द्वारा, चौथा पुनरुद्ध भवन और पांचवा मुकुलन। ये पांच विधियां देखने को मिलती है अलैंगिक जनन में बच्चा। पांच विधियां, जिसमें पहले में दो भाग दिया है, बाकी सब एक ही एक है। अब क्या क्या होता है सबको हम समझाते हुए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। विखंडन का मतलब होता है, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेंगी, यहाँ पर ध्यान देना। अब यहीं से आपका सब शुरू हो गया, ठीक है। एक मिनट रुकना बच्चा। तो ये कुछ अलग से ही आ गया है, ये कुछ अलग से टाइप हो गया है, बाय मिस्टेक हुआ है बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, आप देखते जाइए, सुनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चा। बस हो गया। अब इसके बाद आपको विखंडन शुरू से अब समझाना शुरू करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ही समझाएंगे। चलो इनर वर्ड में यूज करके बताएंगे, ठीक है। एक मिनट रुकना, पानी पी ले उसके। चलो ठीक है। हाँ, विखंडन तो मैं यहीं पे समझा लेती हूँ कि है क्या, ठीक है। विखंडन को मैं यहीं समझा लेती हूँ, समझे ना। मतलब बस साफ साफ है कि ऐसा मतलब जनन की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपने शरीर को अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में बांट देता है, बस यही है, ठीक है। जब कोई जीव अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में बांट देता है और प्रत्येक भाग से उसी की तरह, जीव की तरह ही, जो जीव था उसी की तरह नए जीव का निर्माण हो जाए, तो यही विखंडन होता है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, विखंडन है ना। मतलब यहाँ पे दिया भी है, लेकिन आपको मेरी भाषा चाहिए होती है, तो यही मतलब। विखंडन का अर्थ है टुकड़ों में टूटना, ठीक है ना। मतलब क्या है, दो या दो से अधिक भागों में जीव के शरीर का टूट जाना, जीव के शरीर का टूट जाना, इसका मतलब बस यही होता है ना, जाना, ठीक है, बस यही है। समझ में आया। जब जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो बस आपका वही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, विखंडन हो जाएगा। समझ में आया, विखंडन हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। अब अगर मैं दो भाग में टूटे, जब दो भाग में टूटे,
है ना। जब दो भाग में टूटेगा ना बच्चा, तब ये द्विखंडन होता है। द्वि का मतलब क्या होता है? दो, है ना, दो खंडन हो जाएगा। ये इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है अमीबा। आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख भी रहे होंगे कि अमीबा का ये स्ट्रक्चर है। ये अमीबा दो भाग में यहाँ पे टूटना शुरू कर दिया और एक अमीबा से दो अमीबा बन के तैयार हो गया, तो ये द्विखंडन है। सीधी सादी बात है, जब जीव दो या दो से अधिक भागों में अपने शरीर को तोड़ देता है, टूट जाता है, विखंडन कहलाता है। और ये दो भाग दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन का मतलब है जब जीव का शरीर सिर्फ दो भाग में टूटेगा, ठीक है। बहुविखंडन का मतलब जीव का शरीर कई भाग में टूटेगा, दो से अधिक भागों में टूटेगा, ठीक है। तो दो भाग में टूटेगा तो ये आपका देखो यहाँ पर इस प्रकार प्रक्रिया जो है द्विखंडन वाली अमीबा में भी देखने को मिलती है, पैरामीशियम में देखने को मिलती है, तथा ईस्ट में भी कभी कभी देखने को मिलती है। समझ में आया? ईस्ट यानी कि कवक होता है, ईस्ट यानी खमीर या कवक, ठीक है। कवक की एक प्रजाति है, कवक के अंदर एक एग्जाम्पल होता है ईस्ट जिसको कहते हैं या खमीर कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? यानी कि आपका विखंडन का मतलब है सिर्फ जीव का शरीर का दो भाग में टूट जाना। ये अमीबा है, ये अमीबा है, और इसके बाद ये दो भाग में टूट जाए, इस तरह से ये टूट जाए, ठीक है, टूटने लगे और ये अलग से बना लिया, दो भाग में टूट गया, बस यही आपका द्विविखंडन है। अमीबा और पैरामीशियम में जान लो होता है। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते बच्चा, देखना बहुविखंडन में कहाँ पर होता है? ये ज्यादातर मलेरिया में, प्लाज्मोडियम में होता है। इसका डायग्राम बना दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा होता कैसे है। जिसे प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर ये होता है, एक मिनट, ठीक है। प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर है ये बच्चा, ये डबल लेयर रहेगा, है ना, ये डबल लेयर रहेगा। ये पूरा कोशिका द्रव्य भरा रहेगा, इसमें केंद्रक रहेगा, ये पूरा भरा रहेगा। हाँ, इसके बाद बच्चा क्या होता है, इसका शरीर इस तरह से इसी में ये डबल लेयर रहेगा बच्चा, ये डबल लेयर है इसका। इसी में छोटे छोटे जितना इसका केंद्र कोशिका द्रव्य है ना, वो धीरे धीरे छोटे छोटी कोशिका झिल्ली में बढ़ जाती है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से इतने में बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर देखने को लगेगा कि बच्चा इस तरह से इसके शरीर के अंदर इस तरह से ढेर सारी ये इसी तरह के आकार की ये भी आपके ढेर सारे प्लाज्मोडियम बन के तैयार हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये बन के तैयार रहेंगे। अब इसके अंदर आपके कोशिका द्रव्य भी भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरना शुरू हो जाएगा, केंद्रक भी होना शुरू हो जाएगा, सब होना शुरू हो जाएगा बच्चा, ठीक है। कुछ टाइम के बाद देखने को मिलेगा ये सब भरा हुआ है कोशिका द्रव्य केंद्रक से, ठीक है बच्चा। कुछ टाइम के देखने के बाद मिलेगा कि आपको ये जो बाहर वाली झिल्ली थी प्लाज्मोडियम की, ये कौन है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम है ना बच्चा, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। फिर देखने को मिलेगा बच्चा कि जो इनका बाहर का जो इनकी बड़ी सी खुद बड़े से जीव जो थे, इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य था, ये छोटे छोटे भाग में देखने को मिला कि ये छोटी छोटी कोशिका में कन्वर्ट हो गया, बट गया। फिर वो कोशिका के अंदर केंद्रक भी आ गया, कोशिका द्रव्य भी भर गया। अब वो ऐसा हो गया, अब ये परिपक्व होंगे और ये जो झिल्ली है बच्चा, इसको फाड़ देंगे। ये जो डबल लेयर की झिल्ली थी ना, ये फट गई और ये सारे जो प्लाज्मोडियम है ना, ये बाहर आ जाएंगे। सारे प्लाज्मोडियम इसमें से निकल के ये तैरते हुए बच्चा बाहर निकल जाएंगे। आपने देखा कि एक से कितना ज़्यादा निकल के बाहर आ रहे हैं, है ना, एक से कितना ज़्यादा निकलकर कम समय में ही बाहर आ गए बच्चा। समझ में आया? ये चीज़ें ऐसे होती हैं, बस यही है प्लाज्मोडियम का। समझ में आ गया? क्लियर है ना? चलो, अब इसके बाद बच्चा दूसरा विधि आता है खंडन, ठीक है। विखंडन आपको क्लियर हो गया होगा। विखंडन में देखो, विखंडन में क ये था और वो वाला ख था, है ना, ये आपका ख था, हो गया। अब ये दूसरा विधि विखंडन क्लियर, तो अब खंडन अलग आता है। खंडन में जानते हो क्या होता है? वहाँ तो उनके भाग बट के और उस तरह के जीव बना रहे हैं, 1, 2 बना रहे हैं या फिर 2 से अधिक बना रहे हैं। यहाँ क्या है बच्चा, इसमें का जीव का
वहाँ तो जीव का पूरा बराबर बराबर भाग में बटा है ना, यहाँ ऐसा नहीं है। खंडन और विखंडन अलग अलग है, ध्यान देना। खंडन का मतलब होता है, विखंडन का मतलब है वो बटेगा तो बराबर भाग में बटेगा, और खंडन में ऐसा नहीं है। ये है एक शैवाल है, जानते हो कौन है ये शैवाल है, ठीक है, जिसका नाम होता है स्पाइरोगाइरा। एग्जाम्पल में ये लिया गया है स्पाइरोगाइरा, समझे ना। ये जो शैवाल होता है स्पाइरोगाइरा, शैवाल को आप लोग नॉर्मल भाषा में काई समझते हो। काई तो जानते ही होंगे, जो आप बारिश के मौसम में या दीवारों पर कहीं भी जहाँ पे नम हो वहाँ पे, या नल जहाँ पे हैंडपंप हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी गिरता हो, आंगन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, तो पूरे हरे हरे नीले थोड़ी सी काई लग जाती है ना, जो फिसलन जैसा हो जाता है, वही काई, वो शैवाल ग्रोथ करता है, ठीक है, ये शैवाल है। अब इस शैवाल का जो शरीर है बच्चा ना, चाहे जो भाग इनके शरीर का, चाहे जो भाग टूट जाएगा, कहीं से भी टूट ले, ये टूट जाए, ये टूट जाए, ये टूट जाए, चाहे कोई भी टूट जाए, टूट जाएगा ना, अभी जहाँ जाएगा वहाँ पर ये तुरंत ग्रोथ करके दूसरा बना लेगा। जैसे कि इस जो भाग था, इस शरीर था इसका, ये टूट गया, और ये टूटा तो यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, ये इतना पार्ट टूट कर ये हो गया, ठीक है, बाकी पार्ट टूट कर ये हो गया, अब ये ग्रोथ कर गया, और ये पतले में अब ग्रोथ कर गया बच्चा, और उसी तरह जीव बना लिए। अब इसमें चाहे जो भाग टूट सकता है, चाहे वो मैच्योर रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखना, बहुकोशिकीय जीव, जैसे कि अनेक शैवालों में देखा गया है, कवकों में भी देखा गया है कि उनका शरीर भी 2 या 2 अधिक से खंडों में टूट जाता है, प्रत्येक खंड वृद्धि करके पूर्ण जीव बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर खंडों में टूट जाता है शरीर, और प्रत्येक जो भाग है वो अपना पूर्ण जीव बनाकर तैयार हो जाता है, ठीक है बच्चा, ऐसा है, ठीक है। तो ये खंडन किसमें मिलता है? स्पाइरोगाइरा, इलोथ्रिक्स और राइजोपस में, ठीक है। ये प्लांट्स के लिए लगभग में हो गया, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे बीजाणुओं द्वारा। बीजाणु द्वारा को हम यहाँ पे समझाते हैं, डायग्राम है क्या, ये देखो, ठीक है। अमीबा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है। तो बीजाणु द्वारा में क्या होता है, देखो बच्चा, बीजाणु द्वारा में क्या होगा, बीजाणुओं द्वारा, ठीक है, बीजाणुओं द्वारा में क्या होगा बच्चा, जैसे कि हम कवक को ही लेते हैं, ठीक है। कवक में एक एग्जाम्पल आता है ईस्ट का, ईस्ट सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ना। तो इसका जैसे ये शरीर है इसका ईस्ट का, ठीक है, ये शरीर है ईस्ट का। अब इसके जो अंदर ढेर सारे कोशिका द्रव्य मौजूद हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य मौजूद है, इसका केंद्रक भी मौजूद होगा, इसी में सब कुछ मौजूद है। इनके जो अंदर जो कोशिका द्रव्य है ना, धीरे धीरे क्या होगा, इनके जो शरीर में ना बीजाणु बनने लगेंगे, एक साइज के एकदम गोलाकार बीजाणु बन जाएंगे, एक साइज के गोलाकार बीजाणु बन जाएंगे बच्चा, ठीक है, बीजाणु। और ये जो बीजाणु है ना बच्चा, इनके अंदर जनन की क्षमता होगी, अपने जैसा संतान उत्पन्न करेंगे, यानी ईस्ट बना सकते हैं। और ये फट जाएगा, और इसके बाहर ये बीजाणु बाहर निकल जाएंगे, बस ये बीजाणु के रूप में। ये कौन है, ये बीजाणुक है, कौन है, बीजाणु, ठीक है। तो ये बीजाणु बन गए, और यही बीजाणु इनके शरीर से, ये बाहर की लेयर है जो, ये क्या है, इनकी कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति है बच्चा, और ये फट जाएगी कोशिका भित्ति, ठीक है ना, ये कोशिका भित्ति, और ये फट जाएगी और ये बाहर आ जाएंगे। और एक क्वालिटी आपको बताएं इनकी, ये बाहर तो आ गए, अगर बाहर आने के बाद इनके हिसाब से उस तरह का अनुकूल वातावरण नहीं है, मतलब ये जिसमें ग्रोथ करते हैं वो वातावरण अगर इनको नहीं मिल रहा है, तो ये बीजाणु के रूप में, ये इसी रूप में, यानी बीजाणु के रूप में बच्चा पड़े रह सकते हैं, कई महीनों तक, सालों तक पड़े रह सकते हैं। और जब इनका वैसा मौसम इनको मिला तो तुरंत ही ये फिर ग्रोथ करके ईस्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ईस्ट बना लेंगे। समझ में आया? ये होता है, ठीक है। बीजाणु द्वारा में समझ में आया कि जैसे कोई भी जीव, अमीबा में भी ये होता है। अगर हम अमीबा की बात करते हैं, ये अमीबा है, तो इनकी कोशिका में, ये अमीबा है ना, ये अमीबा में भी इस तरह के बीजाणु बन जाते हैं, ठीक है। ये बीजाणु बन गए
और जब ये अमीबा फट गया तो ये बीजाणु बाहर आ गए बच्चा। ये कौन ने बताया? हमने, अमीबा में है ना। अमीबा भी बीजाणु द्वारा होता है और इसमें भी दिखाई गया। ठीक है, अब ये बाहर आ गए बच्चा। इनको भी वातावरण अगर में इनके हिसाब से नहीं मिला तो उसी बीजाणु के रूप में ये पड़े रह जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही इनको वातावरण मिला तो तुरंत ही ये फिर से एक मतलब कोई भी, सारे में कोई भी कर सकता है। कुछ खराब भी हो सकते हैं, कुछ अपना बचे रह जाएंगी तो वो फिर से नया अमीबा बना के तैयार कर लेंगे। समझ में आया? ये प्रोसेस चलता है। क्लियर हो गया होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये अमीबा का ही बताया गया है कि अमीबा का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर इनके ढेर सारे बीजाणु बन के तैयार हो गए। अब एक एक जो बीजाणु है, ये जो बीजाणु बने हैं बच्चा, ये कोशिका फटेगी, ये बीजाणु बाहर आ जाएंगे और इनके पास क्षमता होगी कि इस तरह का अमीबा फिर से वो बना सकते हैं। ठीक है, यही चीज। चलो, है ना? हाँ, पुनरुत्भवन बच्चा कई बार बताया गया है, तो मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगा। पुनरुत्भवन है या मुकुलन है, ये कई बार बताया गया है। तो पुनरुत्भवन में क्या होता है? पुनः उद्भव होना। ठीक है ना? इसे इसलिए क्या क्या जाता है? पुनर्जन्म। ठीक है ना बच्चा? इसे पुनर्जन्म भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये अपनी तरह मतलब कोई भी जीव है, उसके शरीर को कई भाग में काट दिया गया है, बांट दिया गया है ना। प्रत्येक भाग से पुनः निर्माण हो जाएगा पूरे शरीर का। समझे ना? प्रत्येक भाग से, जैसे ये आप देख रहे हो कि एक हाइड्रा है। कौन है ये? हाइड्रा है। इस हाइड्रा के शरीर को दो भाग में बांट दिया गया और दोनों भाग अलग अलग थे। उसके बाद प्रत्येक भाग से नया हाइड्रा बनके तैयार हो गया। और ये हाइड्रा और कहाँ मिलता है बच्चा? एक मिनट बच्चा। इस क्रिया को पुनर्जन्म भी कहते हैं या फिर पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, क्या हुआ? व्हाइट पेज से ना। चलो, तो क्या मैंने कहा? पुनर्जन्म भी कहते हैं। ठीक है, पुनर्जन्म भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा? मतलब एक कोई जीव है, उसके शरीर को दो भाग में बांट दिया गया। कोई भी जीव है, मैंने हाइड्रा ही बनाया था। यहाँ पे हाइड्रा है तो मैं प्लेनेरिया बना लेती हूँ। क्या बना लेती हूँ? प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया का शरीर इस तरह से होता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। इनकी आंखें होती हैं, इस तरह से हो गया ये उभरा हुआ। ठीक है, अब इसको तीन भाग में बांट दो, दो भाग में बांट दो। ठीक है बच्चा, अब सपोज करो इतना ही शरीर इनका मिला था, इनको इससे ज़्यादा नहीं मिला था, तो बाकी नीचे का डॉटेड लाइन बनना शुरू हो जाएगा। और डॉटेड लाइन के बाद फिर से इस तरह का शरीर बन जाएगा। इसी तरह का नीचे का शरीर मिला था, ऊपर का नहीं, तो बाकी उनका डॉटेड लाइन बन जाएगा। डॉटेड लाइन बन गया, बाद में उस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से इनका शरीर बन के तैयार हो जाता है। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं, मुकुलन देख लेते हैं, क्योंकि ये कई बार आ गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुकुलन में क्या है बच्चा? ये भी एग्जाम्पल आपको अक्सर मिल जाएगा, कवक में मिलेगा। पेन कलर चेंज कर देते हैं। मुकुलन आपको कवक में मिलेगा, हाइड्रा में मिलेगा। ठीक है ना? कहाँ मिलता है? कवक व हाइड्रा में देखने को ये मिल जाता है बच्चा। ठीक है, क्या होता है इसमें? देखो, मुकुलन में, मुकुलन
कोई भी जीव, जैसे कि इष्ट की ही बात कर लें, यानी इष्ट क्या है, कवक ही है, ठीक है ना, कवक की बात करते हैं। तो इनका शरीर इस तरह से है, ये छोटा सा ग्रोथ निकलना शुरू हो जाएगा, छोटा सा बाहर की तरफ उभरी हुई संरचना, ठीक है। फिर ये थोड़ी सी बड़ी संरचना हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, मुकुल, ठीक। अब क्या होगा बच्चा, ये जो संरचना है बाहर वाली, ये लगभग इतनी ही बड़ी हो जाएगी और एक टाइम आएगा कि दोनों इससे अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। एक समय में कई मुकुल भी निकल सकता है। अब ये अलग हो गए, अब ये भी आपके कवक है, इष्ट है, ये भी इष्ट है, उसी की तरह बना लिया। समझ में आया, ये चीज़ें हैं, समझ में आ गया होगा। देखना, ये एक इष्ट है जिसमें कि ये क्या है, उभरी हुई संरचना है, उभरी हुई संरचना, ठीक है। अब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई तो उसको मुकुल कह दिया गया। अब ये मुकुल काफ़ी बड़ा हो गया और इससे ये अलग हो गया। इस प्रकार से आपके एक ही से दो मुकुल बन के, दो आपके इष्ट बन के तैयार हो गए। समझ में आया, ये चीज़ें हैं। तो ये देखो यहाँ पर भी है, यहाँ हाइड्रा और इष्ट दोनों का बताया गया है। मैंने आपसे कहा क्या कि एक समय में दो भी मुकुल हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इष्ट है, इष्ट में आप देख रहे हो कि एक बाहर से ग्रोथ निकल रहा है, ये बाहर की तरफ ग्रोथ निकल रहा है ना। अब ये ग्रोथ आपके कई भी हो सकते हैं, कई एक साथ कई भी ग्रोथ हो सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे, इसी से इष्ट से बाहर हो जाएंगे। अब ढेर सारे कवक एक बार में तैयार हो गए, इतने ढेर सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 था ना, तो 3 3 6 7 8 कवक बनके अलग अलग तैयार हो गए इष्ट। समझ में आया, इस तरह से। इसी तरह हाइड्रा में भी होगा, हाइड्रा में भी इस तरह से उभरी हुई संरचना। पहले ये हाइड्रा जो रहेगा ना, ये इस तरह से बस थोड़ा सा संरचना रहेगा निकला हुआ, ठीक है। ये इस तरह से थोड़ा सा ही संरचना रहेगा, ठीक है बच्चा, ये जिसे मुकुल कहेंगे। बाद में ये थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, इतना लगभग देखने में लगेगा कि हाइड्रा ही है, और फिर एक टाइम आएगा कि बहुत बड़ा इसकी तरह लगभग साइज में आने लगेगा, तो इससे हटकर अलग हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये निकल जाएगा और अलग से अपना ग्रोथ करेगा। तो ये समझ में आया, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी आपने अभी क्या क्या देखा, आपने देखा अलैंगिक जनन में विखंडन देखा, जिसमें द्विविखंडन बहुविखंडन आसान था। फिर आपने खंडन देखा, उसमें भी आपने स्पायरोगायरा यूलिथ्रिक्स से आपने शैवालों के बारे में देखा, यानी काई के बारे में देखा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा क्या, बीजाणुओं के द्वारा देखा, वो भी समझ में आ गया होगा। फिर आपने पुनरुद्भवन और मुकुलन देखा, यानी अलैंगिक सारा समाप्त हो गया, ठीक है बच्चा। गला सूख रहा है, एक बार पानी पी लेते फिर आगे बढ़ते, है ना। दवा का असर हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। चलो आ जाते हैं बच्चा। अब बात करेंगे बच्चा कायिक जनन की। किसकी बात करेंगे, कायिक जनन की, है ना। तो जो कायिक जनन होता है बच्चा, यहां देखना, कायिक जनन कौन है, कायिक जनन। कायिक जनन ही जिसको हम कहते हैं शरीर के अंग के द्वारा, शरीर के अंगों के द्वारा नए जीव का निर्माण, है ना बच्चा। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, शारीरिक जनन, ठीक है। इसी को हम दैहिक भी कह सकते हैं, दैहिक अंगों द्वारा जनन, समझे ना। इसमें बच्चा क्या होता है, केवल एक जीव, केवल एक जीव, ठीक है ना, केवल एक जीव रहेगा, उसी से नए जीव का निर्माण होगा। अगर में हम कायिक जनन में आगे बढ़ते हैं बच्चा, इसके प्रकार में देखते हैं। जब कायिक जनन का प्रकार देखते हैं, कायिक
जनन के प्रकार। तो दो होता है, एक प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक, ठीक है, और एक कृत्रिम होता है, या जिसको हम आर्टिफिशियल कह सकते हैं या मनुष्य द्वारा निर्मित कह सकते हैं, ठीक है ना। कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन, ठीक है ना। प्राकृतिक में बच्चा देखा जाए ना, पौधे का अगर में वृद्धि है, मैंने इसको समझाया भी था क्वेश्चन आंसर में, मैंने उसमें क्वेश्चन था बीज रहित पौधों में किस तरह से होता है जनन। तो मैंने बताया था कि कायिक में, जिसमें कि जड़ द्वारा, पत्ती द्वारा, तना द्वारा, बताया था ना। तो जड़ द्वारा यानी जो कुछ पौधे आप नर्सरी से खरीद के लाते हो, अगर उनके जड़ के सहित लाते हो, उनको लगाते हो तो ग्रोथ कर जाते, किसी बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वो हो गया। यानी कि आप जड़ों के में आपका तुलसी भी लाते हो तो जड़ों के साथ लाते हो, तुलसी अगर नर्सरी से ला रहे हो तो, गेंदा भी लाते हो, है ना, कनेर भी है, ठीक है, ये सब ऐसे पौधे हैं, लगते हैं। और बच्चा जड़ों के द्वारा की हो गया। अब आपके देखो जड़ों के द्वारा में, उसके बाद तनों के द्वारा, तनों के द्वारा भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने को ही काट के लगा दिया जाए तो नए पौधे बन जाते हैं, है ना। तो तनों में बच्चा देखा जाए तो तनों में आपका क्या आएगा, गुलाब आएगा, है ना, गुड़हल आएगा, ठीक है, आलू आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका मेहंदी भी आएगा, गन्ना आएगा। इनके सिर्फ तनों को काट काट के आप लगा दो, जितने भाग करोगे उतने नए पौधे बन के थे। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं बच्चा। तनों के बाद पत्तियों में, इसमें सिर्फ एक आता है, पत्तियों के द्वारा, इसमें सिर्फ एक आता है बच्चा, ठीक है। कौन आता है, अजूबा या ब्रायोफिलम। इसका एग्जाम्पल एक ही है जिसे हम कहते हैं अजूबा, ठीक है ना, या फिर ब्रायोफिलम, ठीक है ना। तो ये पत्तियों के द्वारा होता है, यानी इनकी पत्तियां जब ना, जो ये ब्रायोफिलम का है, जैसे इनकी पत्ती है, जैसे इनका कोई पौधा इस तरह है, इनकी पत्ती हरी भरी थी और ये पत्ती जमीन पर गिर गई, ये पत्ती जमीन पर गिर गई और ये मिट्टी के कांटेक्ट में आ गई। अब इन यहाँ से जड़ें निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से जड़ें निकलना शुरू हो जाएगा। हर एक जितने भी भाग, अगर पत्ती जमीन पर गिरी और मिट्टी के टच में आ गई, थोड़ा नमी मिल गया, तो यहाँ से जड़ें निकलना शुरू हो जाएगा और एक ही पत्ती से कई पौधे बनना शुरू हो जाएंगे। ये होता है इसमें। समझ में आ गया होगा। कृत्रिम कायिक जनन चलते हैं। इधर का सारा क्लियर हो गया। देखो जड़ों में द्वारा में बताया भी गया है, शीशम है, आम है, तुलसी होना चाहिए था, तुलसी है, शकरकंद है, ठीक है ना, ये है, कनेर भी बताया था हम, कनेर भी ले लो जो भी समझ में आए। तनों के द्वारा की मैंने बताया, आलू है, आलू है, हल्दी है, अदरक है, प्याज है, लहसुन है, दूब है, घास है। और तनों में और भी आएगा बच्चा आपका, आलू भी है, आलू लिखा है, आलू लिखा है मैंने, गुलाब और ये गुलाब बताया, गुड़हल बताया, गन्ना बताया, ये सब आएगा इसमें। इसमें गन्ना भी आएगा, इसमें गुलाब भी आएगा, ठीक है ना, गुलाब भी आएगा, इसमें गुड़हल भी आएगा। समझ में आया ये चीजें। अब पत्तियों में मैंने बताया बच्चा कि ब्रायोफिलम है, और अनानास की पत्तियों के साथ भी यही होता है, जिमीकंद के साथ भी यही होता है। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। जड़ के द्वारा, तनों द्वारा, पत्ती द्वारा क्लियर हो गया होगा। अब बच्चा कृत्रिम में देखते हैं तो कई चीजें आती हैं। कृत्रिम में बता रहे जैसे कलम लगाना, मैं इन चीज़ों को यहीं पे इनके बारे में समझा देती हूँ। इनका डायग्राम सब कुछ आगे दिया भी है, आपको आसान मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी बातें सुननी है ना, और चीज़ों को अच्छे से समझना है, तो यहाँ से समझ लेते हैं। कलम लगाने में जैसे गुलाब और गन्ना आता है, गन्ना होना चाहिए था, अन्ना लिखा है। क्या होता है पता, कि उनके तने को हम लेते हैं और उनको तने को कलम के हिसाब से इस तरह से नुकीला काटते हैं,
और इस तरह से नुकीले भाग को मिट्टी के अंदर लगाते हैं और इसे लगाने से इनमें जो है इनका क्षेत्रफल ज़्यादा बढ़ जाता है और मिट्टी में इनकी जड़ें ज़्यादा फैल के निकलती हैं। और ये अगर मैं आप कलम लगा के नहीं, डायरेक्ट लगा के वैसे ही तने को ग्रोथ करवाते तो वो मजबूत नहीं होगा, लेकिन कलम लगा जैसे कलम बनाकर जो पौधा ग्रोथ करवा रहोगे वो ज़्यादा मजबूत होगा। समझ में आ गया होगा, है ना? कलम लगाना में ये होगा, ठीक है। अब दाब लगाने में मैंने इसमें समझाया भी था बच्चा कि जैसे कोई पौधा है, इसकी शाखाएं हैं, ये इनकी शाखाओं को हम खींच के मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और कुछ पत्तियों को बाहर छोड़ देते हैं ताकि वो प्रकाश संश्लेषण कर सके। ज़्यादातर ये कनेर में है, चमेली में है, बेला में है, गुटी द्वारा है, सॉरी गुटी विधि तो अलग से है, ठीक है ना। ज़्यादातर एक इसमें मिलते हैं बच्चा, बेला है, चमेली है, कनेर में है, मनी प्लांट में भी मिल जाएगा, मनी प्लांट में भी मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चा। तो ये है। अब गुटी विधि अलग है, गुटी विधि से आपको समझा देते हैं। चलो गुटी विधि में आ जाते हैं, ठीक है। इस वाले में देखना बच्चा, आपको 4-5 विधियां मिली हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कलम लगाना पहला विधि है, दाब लगाना दूसरा मैंने वहाँ बता दिया, गुटी विधि आपकी तीसरी है जिसको मैं बताने जा रही हूँ, चौथा पैबंद है, लेकिन चौथे में आपके 3 भाग मिलते हैं, 3 तरह के मिलते हैं। समझ में आया? बाकी यहाँ तो आपको A, B एंड C समझा दिया गया, ठीक है बच्चा। इधर क्लियर है? इधर आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम गुटी विधि में। गुटी विधि में क्या करते हैं थोड़ा देख लो। गुटी विधि यही बच्चा है ना, गुठी नहीं है, गुटी है, गलत लिख रहे हैं हम, गुटी। समझे बच्चा? इसमें हम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। जिससे देखो यहाँ पर कोई पौधा है ना, इसकी जो शाखा जा रही है, ठीक है, और ऊपर भी एक शाखा जा रही है, बाकी ये पौधा है अच्छा खासा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी जो भी पौधा यहाँ पर है, जो भी पेड़ है, यहाँ पर इसी जाति के कुछ और भी कलर वाले, जैसे कुछ और भी अच्छे क्वालिटी वाले किसी पौधे के इसी जाति के हों। जैसे मैंने अमरूद लिया है तो अमरूद का ही अच्छे क्वालिटी के पौधे के तना को लेंगे, शाखा को लेंगे। अब यहाँ पर उसको या इसके भी भाग को, जो ऊपर की लेयर होती है उसको भी हटाते हैं और जो हम लेंगे उसको भी यहाँ से हटा देंगे। फिर इन दोनों को ज्वाइंट करके हम जोड़ देते हैं, ठीक है। इस वाले में कुछ पत्तियाँ होनी चाहिए ताकि प्रकाश संश्लेषण होता रहे, ठीक है। फिर इनको हम उसमें क्या लगाते हैं, गोबर, ठीक है, गोबर है, ठीक है, लगाकर और राख भी लगाते हैं, साथ में ही कॉटन या फिर उनके पेपर, सेलुलोज पेपर या पेपर लपेट कर रस्सी से बांध देते हैं। किससे? रस्सी से बांध देते हैं, समझे ना बच्चा। इनको रस्सी से बांध दिया इस तरह से, और यहाँ की शाखा पर एक हम रस्सी के द्वारा बांधकर मटके को लटका देते हैं। रस्सी के द्वारा बांधकर मटके को लटका देते हैं और इस मटके में छिद्र होता है जिससे कि उसमें पानी भरते रहते हैं। उस मटके में ये जो मटका हुआ है, लगा हुआ है, इस मटके, ये मटका है जिसमें क्या रहेगा, पानी रहेगा, और ये इसमें छिद्र रहेगा जिससे पानी लगातार धीरे धीरे इस पर गिरता रहेगा और खाली जैसे होगा हमको फिर से पानी भर देना है, समझे ना। इस तरह से इसको नमी भी मिलती रहेगी और कुछ टाइम के बाद ये जो इनका पेपर, गोबर, खाराख जो भी लगाए थे सड़ गल के ख़त्म हो जाएगा और ये आराम से एकदम जुड़ जाएंगे, आराम से यहाँ से जुड़ जाएंगे और ये अच्छी क्वालिटी की शाखा जो रहेगी अच्छे क्वालिटी के फलों को दे सकती है। समझ में आया? ये गुटी विधि है, हम आपको दिखा भी रहे हैं, ठीक है। ये देखो गुटी विधि, यहाँ पे कलम वाला दिखा दें आपको पहले। ये देखो कलम लगाते हैं कैसे, मैंने क्या बोला कि ये तिरछे कट होगा, इसको मिट्टी में दबा देंगे। अब मिट्टी में दबा देंगे बच्चा तो इससे क्या होगा कि नई नई शाखाएं, नई पत्तियां ग्रोथ करना शुरू हो जाती। देखो यहाँ पे कलिकाएं निकलना शुरू हो गई, पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं, समझे ना। ये है, देखो लिखा भी है कि गन्ने के लिए बताया जाता है, गुलाब है, गन्ना है, इनमें दिखा जाता है। गुटी दाब लगाने वाले में तो मैंने बता दिया कि पौधे की शाखा को खींच के मिट्टी में इस तरह से लगा देते हैं,
है ना। तो जब ये अच्छे से ग्रोथ कर जाते हैं, यहाँ पे जड़े वड़े निकल जाती है, तो यहाँ से कट कर देते हैं। तो एक पौधा ये था ही, दूसरा पौधा इससे भी ग्रोथ कर गया, है ना। कम समय में 2 पौधे हो गए ना, वही। अब गुटी विधि में मैंने यहाँ पे देखो, आप गुटी विधि में देखो, यहाँ पर ये नया कोई अलग से विशेष क्वालिटी का कोई पौधे का शाखा है, उसको लगा दिया गया है। और यहाँ पे मटकी है, अगर मटकी के डायरेक्ट उसके ऊपर पानी नहीं पड़ पा रहा है, इसे टांगने की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ से रस्सी लगा देते हैं। जहाँ पे ये छिद्र है ना, उसी छिद्र पर रस्सी लगा देते हैं। पानी उस रस्सी से सहायता से, क्योंकि बार बार पानी गिरेगा, रस्सी भीगेगी, उसी रस्सी की सहायता से पानी यहाँ पहुँचता रहेगा और ये नम रहेगा। ये कैसा रहेगा? नम रहेगा और वृद्धि भी करता रहेगा। एक टाइम के बाद ये पूरे अच्छी तरह से ग्रोथ कर जाएगा और नए जिस तरह का हमको चाहिए था विकास, वांछित परिवर्तन, अच्छी क्वालिटी, वो मिल जाएगा। समझ में आया? ये गुटी विधि है। अब देखो पैबंद में बच्चा आप आ जाते हैं, पैबंद है, ठीक है ना। पैबंद यानी कि आपका चौथा है ना, पैबंद या रोपड़, चौथा नहीं था ना, 4 ही था। 1 मिनट देख लेते हैं, 4 ही था। चारी था, सही है। तो पैबंद में 3 मिलेगा, कशारोपण, ठीक है ना, कशारोपण। इसके बाद है बच्चा आपका स्फान रोपण, ठीक है, स्फान रोपण। और तीसरा आपका आता है बच्चा कलिका रोपण, ठीक है। तीनों में अंतर है, देख लो, ध्यान से देखना, तीनों में अंतर है। कशारोपण में क्या है, ध्यान देना कि इसमें जो घटिया जाति के पौधे होंगे ना, कि तिरछे कटे हुए तने स्कंद पर उत्तम जाति के, देखो क्या करते हैं कि जैसे कि हमारा कोई अमरूद का पौधा है, सपोज करो अमरूद का पौधा है, वो खराब है, बार बार जब भी फल देता है तो फल सड़ा निकल जाता है, ठीक है, ऐसा है। या ऐसा पौधा है जो फल दे रहा है तो वो फल का मिठास नहीं है, फल छोटा छोटा भी बनता है, बहुत ज़्यादा कसाव जैसा रहता है अमरूद, अच्छा नहीं लगता है। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चा, ये जैसे हमारा पौधा था ये अमरूद का, हम इसको काट के सिर्फ तने वाले भाग को छोटा सा छोड़ देंगे, सिर्फ तने वाले भाग को हम छोड़ देंगे, बाकी जो इसके अंदर इनकी जड़ें हैं वो तो रहेंगी, ऊपर थोड़ा सा भाग छोड़ेंगे, इतना सा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम तिरछे सेट करेंगे, तिरछे कलम जैसा बना के इस तरह से सेट करेंगे और इसके ऊपर बढ़िया क्वालिटी के अमरूद के तने को लेंगे और यहाँ पर उसको भी हम तिरछे ही कट किए रहेंगे ताकि आसानी से यहाँ पर वो सेट हो जाए। इसको लगा कर बच्चा हम यहाँ पर वही गोबर है, खाद है या फिर कुछ भी है हमारा राख है, उसको लगाकर पेपर पर लगा के अच्छे से इसको बांध देते हैं, यही कशारोपण कहा जाता है, ठीक है। मतलब एक घटिया क्वालिटी का पौधा है, वो अच्छे से फल नहीं दे रहा है तो हम उसके ऊपर के सारे भाग को कट कर देंगे, पत्ती तना जो भी है, नीचे के सिर्फ तने को सिर्फ छोटा सा छोड़ेंगे और उसको कर देंगे कलम के आकार का डिजाइन और उसके ऊपर बढ़िया वाले क्वालिटी के किसी तने को, उसी जाति के अमरूद है, आम है, जो भी हम जोड़ रहे हैं, तो तने को उसको भी उसी कलम के आकार के लगा के उस पर सेट कर देंगे। और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पानी वानी देते रहेंगे, कुछ टाइम के बाद ये आराम से जुड़ जाते हैं और यहाँ से साइड से जहाँ पर हम जोड़े थे ना, वहीं से पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है बच्चा। यहाँ से देखो ये लेप लगा के छोड़ेंगे, पत्तियाँ निकल, ये देखो मैंने क्या कहा, ये जो क्या है बच्चा, ये है बच्चा जो घटिया जाति का पौधा है ना, पौधे का तना है, ठीक है बच्चा, पौधे का तना, जिसे क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं। ये नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, स्कंद कहते हैं, लिखा भी है फिर भी मैं लिख दे रही हूँ, स्कंद कहते हैं। और जिसको बढ़िया क्वालिटी है ना, ये बढ़िया क्वालिटी की है, बढ़िया जाति के पौधे के का तना होगा ना, का तना, पौधे का तना, जिसे क्या कहते हैं, श्यान। समझ में आया?
जो हम नीचे जो मिट्टी के अंदर उनका जड़ ओड़ भी है लगा हुआ, वो घटिया क्वालिटी वाला, उसे हम स्कंद कहेंगे। जो ऊपर से बढ़िया क्वालिटी को जोड़ रहे हैं वो श्यान कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो रस्सी के द्वारा यहाँ पे जोड़ के लपेट के सही कर दिया, एक लेप लगा दिया, सही हो गया। बाद में ये बढ़िया से जुड़ जाता है बच्चा। ठीक है, ये ग्रोथ करता ही रहेगा। जहाँ से जोड़ था वहीं पर पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पर ढेर सारी पत्तियाँ कलियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। ये पौधा ग्रोथ कर गया। समझ में आया? यही है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। स्पान में बच्चा देखो क्या है स्पान में भी यही होगा, यही होगा, बस जो ऊपर से जिसको श्यान को जोड़ रहे हैं ना, उसके जोड़ने का तरीका अलग है। बाकी चीज़ें वही है कि एक घटिया क्वालिटी की, एक घटिया जाति के पौधा जो है वो ख़राब हो गया तो ऊपर के सारे भाग को हटा देंगे, नीचे का भाग वैसे ही रहेगा। और इसमें वहाँ पे हम कलम के आकार का बना के हम सेट कर रहे थे। यहाँ पर बच्चा हम भी आकार बनाते हैं, कई आकार बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो हमारा ये पौधा यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हम भी आकार में छिद्र करते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आकार में हम यहाँ पर छिद्र कर लेंगे। ठीक है ना, भी आकार का। और जो श्यान को जोड़ना है बच्चा ना, हमको उसको इस तरह से सेट करना है ताकि ये इस पर आके लग जाए। ठीक है, ये हमने इस पे इस तरह छिद्र किया है। तो जो श्यान को जोड़ना है उसको हम किस तरह बनाएंगे, वो इस तरह से पेन की तरह, नोक की तरह इस तरह सेट होगा ताकि ये आराम से यहाँ पर बैठ जाए बच्चा। देखो जैसे ये यहाँ पर है तो इसको इस तरह से सेट किया गया ताकि ये आराम से यहाँ पर सेट हो जाए, आराम से सेट हो जाए। ठीक है, फिर इसको भी लपेट उसी तरह देते हैं और लपेट कर फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ से भी पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं। एक तरीका ये भी है। और दूसरा तरीका बच्चा आपको बता दे क्या है कि अगर मैं ये जो नीचे का पादप है ये काफ़ी ज़्यादा मोटा है, काफ़ी मोटा प्लांट था, मतलब वो पेड़ था, समझो पेड़ था। ठीक है ना, अब इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है ना बच्चा, ज़्यादा स्पेस है। अब इसके ऊपर हम 2 श्यान को ऐड कर सकते हैं, एक बार में 2 श्यान को आराम से ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो एक ही वृक्ष पर अनेक श्यान बांधे जा सकते हैं। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर हम भी आकार का होल करके ऐसे यहाँ पर एक लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर दूसरा लगा दिया, उधर पीछे के साइड में जगह बचा तो हम वहाँ पर तीसरा लगा दिए। इस तरह से एक समय में एक स्कंद पर कई श्यान लग सकते हैं। तो ये आपका स्फान विधि आता है। कौन सा? स्फान रोपण विधि। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं बच्चा। कलिका रोपण ये अलग ही है। इसमें यहाँ पर कोई किसी श्यान, जब श्यान को जोड़ रहे हैं तो बस तने को नहीं जोड़ रहे, यहाँ ऐसे शाखाओं को पत्तियों के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ देखो स्फान किसमें होता है, थोड़ा वो भी देख लें। ठीक है ना, कलिका में है ये तो, शरीफा ये सब आया एग्जाम्पल। कशा ये किसमें होता है बच्चा? लगभग सभी पौधों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये हो ही गया कशा का। स्फान का है बच्चा, ये भी लगभग कर सकते हैं सभी पौधों में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये वाली विधि है बच्चा, कलिका वाला, इसमें क्या करेंगे, जो हमारा तना है नीचे की साइड में, इसमें छोटा सा होल करेंगे इतना कि शाखाएं अंदर आ जाएं। ठीक है, लेकिन जो भी हम शाखा लेंगे ना, जिनमें पत्तियां इस तरह से लगी हुई हैं, इस तरह से पत्तियां लगी हुई हैं बच्चा, ये शाखा लिए ना, इनके बाहर के लेयर को छीलना पड़ेगा, इनके बाहर के लेयर को उतारना पड़ेगा, तब इसमें हम सेट कराएंगे और आराम से इनको हम लेप के साथ पानी खाद देते रहेंगे, जोड़ देंगे और ये पत्तियों के साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। बाद में अच्छे से ग्रोथ कर जाएंगे इन्हीं के साथ। ठीक है, ये अंगूर है, शरीफा है, संतरा है, गुलाब है, इनमें ये देखा जाता है। और उधर वो सब भी आपके अमरूद है, आम है, वहाँ पे भी देखा जाता है। ठीक है, यहाँ देखो इस तरह से खाच बना दिया और हम यहाँ पर ये पूरा इतना बड़ा है, हम इस तरह से होल करवाए हैं और ये खाच बना के इसमें हम इस तरह से सेट इसको करा दिए। इसका बाहर का लेयर, पत्ती का जो शाखा लिए ना, उसके बाहर का जो आवरण है, लेयर है, उसको हटा के इस तरह से जोड़े हैं।
और जोड़ के कुछ टाइम के बाद ये रस्सी के तार द्वारा इसको बांध उनके एकदम सही कर दिए। कुछ टाइम के बाद ये एकदम परमानेंट इसमें सेट हो जाता है और ये बहुत अच्छे से, देखो ये कम था, अब यहाँ पे बड़ी बड़ी पत्तियाँ हो गई, ज़्यादा ग्रोथ करने लगा। ठीक है, ये जानते हो जो आपका कलम आया, पैबंद आया, या आपके स्पान आ रहे हैं, कशा आ रहा है, कलिका रोपड़ आ रहा है, गूटी आ रहा है, सब आ रहा है ना। ठीक है, पैबंद के अंदर में 3 थे, तो ये जो सब आ रहे हैं ना, ये आप कम समय में जल्दी से जो फल ग्रोथ करते हैं ना, पौधे छोटे छोटे पौधे होते हैं, फलों का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, उनमें ज़्यादा पौधे इस तरह के ही मतलब उन सारे पौधों में इस तरह का विधि हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्राकृतिक तो आप जानते हो कि जड़ तना पत्ती द्वारा तो आसानी से हो ही जाता है, घर पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी हम कर सकते हैं। अब इससे लाभ क्या है बच्चा, वो देख लेते हैं। लाभ क्या है फटाफट देख लेते हैं कि जिन पौधों में बीज नहीं बनते उनके लिए है, कहीं कहीं पर आपको बीज दिखा नहीं है ना, तो बीज नहीं बनते वहाँ पे तो बहुत आसान हो गया कि कम समय में 1 से अधिक पौधे ग्रोथ करवा सकते हैं। और बच्चा नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाएंगे, मतलब कि आपको वे एक कोई पेड़ है उसको अपना बीज डालकर आप जब उसकी ग्रोथ करवा रहे हो तो काफ़ी टाइम ले लेता है उसको ग्रोथ करने में, और इस तरह से तनों के द्वारा, जड़ों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा कम समय में एक साथ कई पौधे ग्रोथ कर जाएंगे। ठीक है ना, और जो नए पौधे बनेंगे बच्चा बिल्कुल हूबहू वही क्वालिटी रखेंगे जहाँ से वो आए हैं, जहाँ के वो तने रहे होंगे या जड़े रहे होंगे या पत्ती रहे होंगे। ठीक है ना, वहीं के, और इनमें कोई विभिन्नता अलग सी क्वालिटी नहीं आएगी। समझ में आया। पौधों के विशेष ऐच्छिक लक्षण अगर मैं हमको लगा, जैसे कि हमको लगा कि आपको एग्जाम्पल भी लिए थे कि अगर मैं लाल गुलाब आपको ज़्यादा पसंद है ना, तो आप चाहते हो कि आपके बगीचे में सिर्फ गुलाब ही दिखे, तो उसके एक पौधा को गुलाब का खूब बड़ा करा लो। ठीक है, फिर उसको छटैया कर दो, छोटे छोटे कर दो, छाटना होता है ना, बात ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो फिर उसके छोटे छोटे तने को निकाल के सबको अपनी बागान, जो बगीचा लगाया है, उद्यान जो भी है छोटा सा, उसमें आप लगा दो। लगाने के बाद कम समय में ढेर सारे गुलाब खिलना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो आप अगर में अच्छी कुछ आपकी इच्छा अनुसार कुछ अच्छी क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद है, तो इस विधि का उपयोग करके आप उसको पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रख सकते हो, है ना। अब हम लैंगिक जनन की बात करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार पानी पियेंगे। ठीक है, कि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं चल रही ना, इसलिए दिक्कत होने लगी। अभी तक चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चा, क्योंकि देखो चैप्टर बहुत बड़ा है, बार बार मैं कमेंट्स नहीं देख सकती, तो एक काम करना, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया रहेगा, तो आप ना उसको चैट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना। ठीक है, वो सारा कलेक्ट करके मैं रखी रहूँगी, फिर नेक्स्ट वाले क्लास में बताऊँगी आंसर। ठीक, चलते बच्चा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी आपने कायिक देखा, अभी आपने अलैंगिक देखा। अलैंगिक तो सबसे अलग था, कोई जीव है 1 भाग में बट रहा है, 2 भाग में बट रहा है, 4 भाग में बट रहा है, कोई बीजाणु बना रहा है, और कोई अपने उसका शरीर पूरा कट जा रहा है तो कई भाग वो पूरा शरीर का निर्माण कर ले रहा है, कोई मुकुल बना रहा है, इस तरह था। कायिक में आपने देखा जड़ तना पत्ती के द्वारा इस तरह से अपने आप ग्रोथ हो रहा है। ये लैंगिक जनन में यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए, नर और मादा। अब ये लैंगिक जनन आपके प्लांट्स में भी होता है, एनिमल में भी होता है। प्लांट्स में यानी पुष्पी पादप में, जिनमें फ्लावर लगते हैं, जो भी प्लांट्स हो जिनमें फ्लावर लगते हैं उनमें लैंगिक जनन मिलेगा। ठीक है, और जंतुओं में भी लैंगिक जनन मिलेगा बच्चा, समझे ना। देखो, तो जो पुष्पी पादप होते हैं बच्चा, यानी कि पुष्प वाले, यानी कि जिनमें पुष्प बनता है, पुष्प जिनमें पुष्प बनता है, वो क्या कहलाते हैं, पुष्पीय पादप कहलाते हैं। ठीक है बच्चा, तो वहाँ पर देखा जाए तो जो पुष्पीय पादप यानी कि ये प्लांट्स हो गए, इधर कौन हो गया, जंतु हो गया, तो उनमें देखा जाए तो 2 चीज़ें आती हैं, परागकण और बीजांड। ठीक है, परागकण कौन होता है बच्चा, ये नर होते हैं, और बीजांड कौन होता है, ये मादा के होते हैं। परागकण किसका निर्माण करते हैं, नर युग्मक का, और बीजांड किसका निर्माण करते हैं, अंड कोशिका का। और यही नर युग्म और अंड कोशिका जब मिल जाते हैं तो भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण का। ठीक है ना,
पहले बता रहे हैं आगे क्या क्या होता है। ठीक, चलो, है ना। तो ये पहले सबसे पहले किसका निर्माण करवाएंगे, दोनों मिलेंगे तो युग्मनज, युग्मनज, युग्मनज बनता है, युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज के बाद फिर किसका निर्माण होता है, भ्रूण का, भ्रूण का निर्माण। और इसके बाद किसका निर्माण होता है बच्चा, इसके बाद बीज का निर्माण हो जाता। समझ में आया, ध्यान देना। क्या है, जो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। और लैंगिक जनन में देखा जाता है कि उनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर जो होता है उसे परागकण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मादा जो बीजांड के द्वारा। परागकण से बनता है फिर नर युग्मक और बीजांड के द्वारा अंड कोशिका। जब ये मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से आगे चल के बीज का निर्माण होता है। तो ये पुष्पीय पादप में यानी प्लांट्स में होता है। ये किस में हो रहा है, प्लांट्स में हो रहा है, ये प्लांट्स में हो रहा है। अब हम बात किस में करेंगे, एनिमल्स की। किसकी, एनिमल्स की बात करेंगे बच्चा। एनिमल्स में यानी जंतुओं में, इनमें ये भी युग्मकों के द्वारा होता। तो जो शुक्राणु है ये कौन है, ये नर युग्मक है। और अंडाणु कौन है, ये मादा युग्मक है ना बच्चा, मादा युग्मक। अब ये शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। युग्मनज से बच्चा आगे चल के क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और भ्रूण से आगे चल के शिशु बनता है। समझ में आया, ये क्लियर हो गया होगा। नर और मादा दोनों का, प्लांट्स और एनिमल दोनों में समझ में आ गया होगा। ये इधर प्लांट्स का बता दिया, इधर एनिमल्स का बता दिया। अब जो शुरुआत करेंगे तो पहले प्लांट्स का चलेंगे फिर एनिमल्स में आएंगे। तो प्लांट्स से चलने से पहले हम परागण देखेंगे, ठीक है ना, परागण, कि वो परागकण कैसे जाएगा वो चीज़ें। तो लैंगिक जनन यहाँ पर बताया भी गया है कि लैंगिक जनन की क्रिया उसी जाति के दो बताया है, मतलब यहाँ पर साफ साफ सुनना कि जो लैंगिक जनन की क्रिया है ये एक प्रकार की जनन की विधि है जिसमें नर व मादा के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर उसी जाति के नर व मादा दोनों होंगे और ये दोनों विपरीत लिंग वाले होंगे, ठीक है ना। इनके बीच में ये संपन्न होता है, समझे ना। और दोनों के शरीर में क्या बनता है, पहले सबसे पहले युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। नर युग में नर युग्मक, मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। बाद में जब ये मिलते हैं तो युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज से आपका भ्रूण बनता है, ठीक है। ये दोनों में आपका प्लांट हो या एनिमल, दोनों में इसी तरह से होता है। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नर युग्मक अगर में वो जंतु है तो मादा युग्मक को अंडाणु कहेंगे, नर युग्मक को शुक्राणु। अगर वो पादप है तो वहाँ पे नर युग्मक परागकण को ही नर युग्मक कहते हैं, नर युग्मक का निर्माण करता है। और मादा युग्मक को अंड कोशिका कहते हैं। अगर में वो है तो ये देखो, अगर ये प्लांट है तो मादा युग्मक अंड कोशिका होती, ठीक है। नर युग्मक वो है ही। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आ गए किसमें, हमने क्या बोला आपसे कि सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट्स पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में आपको एनिमल्स का बताएंगे। समझ में आया, अभी हम आपको प्लांट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है बच्चा। चले देखिएगा, तो पुष्प के भाग, सबसे पहले प्लांट्स के हम में चलेंगे बच्चा। तो पुष्प को देखेंगे, पुष्प के भाग को देखेंगे। ये देखो पुष्प बनाया गया है, मैं आपको वहीं पे समझा देती हूँ बना के। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, पुष्प के भाग, पुष्प के भाग की बात करेंगे बच्चा ना। तो यहाँ देखिएगा, पुष्प के भाग में देखेंगे तो पुष्प के दो भाग होते हैं बच्चा। एक आपके, ये मैंने बताया भी था जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराई थी, तो मैं बताई थी एप्स वालों को, ठीक है। क्या था ये, यहाँ पर सहायक अंग होगा, सहायक अंग, ठीक है ना। और मुख्य अंग जो होगा जिसे हम जनन अंग कहेंगे, जनन अंग, या फिर ये मुख्य अंग है, मुख्य अंग, ठीक है ना, मुख्य अंग। अब देखो सहायक अंग में दो ही आता है, बाह्य दल और दल आता है। मुझे इस तरह से पढ़ाने में समझ में लगता है कि बच्चों को समझ में आएगा, इसलिए मैं ज़्यादातर फ्लो चार्ट ऐसे करके यूज करके समझाती हूँ, चीज़ें समझ में आ जाती हैं।
जनन अंग में आपका 2 आता है, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है बच्चा, 2 चीजें आती हैं। ठीक है, पुंकेसर जो है ये आपका क्या है, नर जनन अंग है, और ये स्त्री केसर मादा जनन अंग है। ठीक है बच्चा, देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे पुष्प का ये डायग्राम बनाया, डायग्राम भी बना देती हूँ वहाँ पे। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये क्या है बच्चा, डंठल है ना, ये डंठल है, ये इसका पुष्पासन है। ठीक है, ये जो 2 है बच्चा, ये वाले और वो वाले इधर, ये दोनों जो हैं, ये और ये और ये दोनों इसके बाह्य दल हैं। एक से ज़्यादा है तो इसलिए हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, अगर में ये एक से ज़्यादा, ये कौन से भाग होते हैं, हरे वाले भाग होते हैं। जब पौधा में जब पुष्प होता है ना, वो कली के रूप में है, तब वो कैसे रहेंगे, ये वाले भाग आपको हरे हरे उसको कवर किए रहते हैं, यानी सुरक्षा देते हैं, बताया भी था मैंने इसको। ठीक है, और ये जो रंगीन वाले भाग हैं, ये आप देख रहे हो 1 2 3, यहाँ पर 3, ये 4, ये 5 है, तो ये 1 रहता तो दल कहते, लेकिन ये 5 है तो दल पुंज हो जाए। समझ में आया। उसके बाद बच्चा ये देखो, ये भाग जो है इसे हम कहते हैं परागकोश। ठीक है, ये जो भाग यहाँ से यहाँ तक गया है इसे कहते हैं पूतंतु। पूतंतु अंक की मात्रा तब रहेगा पूतंतु, और जहां पर पूतंतु और परागकोश जुड़ता है उसे हम कहते हैं योजी। योजी, ये तीनों भाग मिलाकर पुंकेसर कहा जाता है, पुंकेसर। और एक से अधिक पुंकेसर आपको दिख रहा होगा, एक इधर भी है, एक इधर भी है, एक इधर भी है। तो ये दोनों मिलाकर बच्चा जब एक से अधिक पुंकेसर हो, जब एक से अधिक हो तो इसे हम पुमंग कह देंगे। एक से अधिक हो क्या, पुंकेसर, तो इसे हम पुमंग कह देंगे, जिसे इंग्लिश में एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी। ये है आपके वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, ये है अंडाशय, अंडाशय के नीचे अंदर बीजांड होगा। ठीक है ना, अंडाशय। ठीक है बच्चा, अब ये तीनों भाग मिलाकर स्त्री केसर कहा जाता है। तीनों भाग मिलाकर स्त्री केसर कहा जाता है। समझ में आया। अब ये तीनों भाग मिला के स्त्री केसर कहा गया। अब ये एक से अधिक स्त्री केसर है, ये भी आपका अगर में एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो इसे क्या कहेंगे जानते हो, जायांग। ये सब मैं लिख के दिलाई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दी हूँ, लाई हूँ मैं लिख के। समझ में आ गया होगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, बहुत अच्छे से तैयार रखना। और ये बीच वाले भाग को जरूर बता देना कि ये बीजांड है, अंडाशय के अंदर वाला भाग बीजांड है। ठीक है, चलो ये देख लो डायग्राम। ठीक है, डायग्राम देख लो। इस तरीके से न बता के इसको डायरेक्ट जायांग बता दिया, तो मेरे ख्याल से वही वाला डायग्राम यूज करिएगा, इसको मत यूज करिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं। तो मैं आपको बताने वाली थी क्या, पुष्प के भाग, है ना। मैंने क्या बोला, जनन अंग है मुख्य अंग, जिसको कहेंगे सहायक अंग है।
सहायक अंग में वो अंग आएंगे जो कि पुष्प को कली बनाने में और पुष्प को खिलने में भी मदद करती है, पुष्प परागण करवाने में मदद करते हैं, तो वो सहायक अंग आते हैं। बाकी और आपके निषेचन की क्रिया में भाग लेना, ठीक है, युग्मनज का निर्माण करवाने में सिर्फ 2 ही अंग आते हैं, जिसे जनन अंग कहते हैं, जिसमें कि नर जनन अंग और मादा जनन अंग कहते हैं, मादा जनन अंग कहते हैं, समझे ना। तो सहायक अंग में एक आता है बाह्य दल पुंज, जिसमें ये क्या होता है कि कई बाह्य दल का समूह होता है। मैंने क्या बोला कि जब ये पुष्प कोई है, जैसे कि कोई ये पुष्प है इस तरह से है, तो इसके ऊपर के हरा रंग का ये लगा हुआ, इसको कवर किया हुआ भाग होता है, हरा रंग का बना रही हूँ अभी। यहाँ पे कोई पुष्प दिख भी नहीं रहा है कि आपको समझा दूँ, ठीक है। सपोज करो ये पिंक कलर का है, इसके ऊपर ये है ना इस तरह से। अब आप इसको ग्रीन वाला दिखा रही हूँ आपको, देखो इस तरह से इनको कवर किया रहता है, इस तरह से इनको कवर किया हुआ भाग रहता है। समझ में आया ये, है ना। फिर ये नीचे डंठल निकल जाता है, समझ में आया। यही बाह्य दल है, ये जो हरा रंग का भाग है यही आपका एक को कहोगे तो बाह्य दल कहा जाएगा, और ये कई हैं तो बाह्य दल पुंज कहा जाएगा। और ये जो कलर वाला भाग बना दिया है मैंने ना, ये कलर वाला भाग बच्चा आपका दल होता है। ये भी जैसे गुलाब में आप देखे होंगे कि रेड कलर का, तो रेड उसमें कई पार्ट होते हैं, पत्तियों जैसा होता है, ठीक है। या वो गुलाबी है तो गुलाबी वाला है, पीला है, नीला है, सफ़ेद है, जैसा भी है तो कलर आपको दिखाई देता है ना। तो वो जो कलर कलरफुल वाला दिखता है वो आपका दल होता है। एक को दल कहते हैं, लेकिन वो ढेर सारा होगा तो दलपुंज कहा जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब ये प्रायः कैसे होते हैं, हरे, ये वाले भाग कैसे होते हैं, हरे रंग का, ठीक है। कली की सुरक्षा करना, ये जब पुष्प खिला हुआ नहीं है तब तक ये पूरी तरह इसको ढक के रखते हैं, जब पुष्प खिल जाता है तो वहाँ से ये हट जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, और पुष्प का सबसे बाहरी भाग यही होते हैं। समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। दल पुंज में देखे कई होंगे, ज़्यादातर ये रंगीन होंगे, जैसे आपका ये लाल है, नीला है, पीला है, ऑरेंज है, पिंक है, कोई भी कलर हो सकता है, समझे ना, हरा को छोड़ के, ठीक। ये काम क्या है बच्चा, ये अगर में कलरफुल होता है, सुंदर दिखता है, तो कीट आकर्षित होकर एक पुष्प से दूसरे, दूसरे से तीसरे जाते हैं, और इसी दौरान परागकण उनके शरीर में लग जाते हैं और परागण हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना। समझ में आ गया होगा। ये प्रायः 4 से 6 की संख्या में होते हैं और असंख्य भी हो सकते हैं, असंख्य भी हो सकते हैं, जैसे गुलाब, गुलाब में ज़्यादा होता है ना, बस समझ में आ गया होगा। चलो अब हम आपको नर जनन अंग बताएंगे। यहाँ पर जनन अंग में देखो, नर जनन अंग जिसे हम पुमंग कहते हैं, ठीक है ना। कई पुंकेसर मिलते हैं तो पुमंग का निर्माण होता है। इसके मुख्य 3 भाग होता है, पूतंतु, परागकोश, योजी, वहाँ पे मैंने बता दिया था, ठीक है। नर जनन अंग को ही जायांग, मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं, यानी कि और अगर मैं सिंपल भाषा में कहें यहाँ पर तो एक को स्त्री केसर, एक को स्त्री केसर व अनेक को जायांग, अनेक को जायांग, मतलब एक से अधिक है तो जायांग कहेंगे, और नहीं एक ही है तो स्त्री केसर कहेंगे मादा जनन को। इसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र, समझ में आया। इसके 3 भाग होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, ये भी हो गया, ठीक है। अब हम परागण देख लेते हैं फटाफट। परागण वाले में क्या हो रहा है जल्दी से देख के कंप्लीट करते हैं। परागण क्या बच्चा, सिर्फ और सिर्फ पराग कोश के फटने के बाद परागकण वहां से निकलकर
वर्तिकाग्र पर चला जाए। मतलब आप देखो, अब पुष्प एकदम सिंपल बना रहे हैं। ये है वर्तिकाग्र बच्चा, वर्तिकाग्र, ठीक है। और यहाँ पर लगा है पराग कोश, सपोज करो ये फट गया और इसका पराग कण निकलकर यहाँ गिरा, यानी सिर्फ पराग कण का निकलकर वर्तिकाग्र पर जाना ही यही परागण है। और अगर ये एक ही, देखो ये एक ही पुष्प के बीच में हो रहा है ना, तो ये आपका स्वपरागण हो जाएगा, एक ही पुष्प में हो रहा है, ठीक है। या फिर एक पौधे के दो पुष्पों के बीच में, पौधा एक ही होना चाहिए, एक पौधे के दो पुष्प या एक ही पुष्प में हो जाए तो परागण, स्वपरागण, ठीक है। मतलब आपको अब हम क्या बता दिए कि दोनों का प्रकार भी बता दिए कि ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। और परपरागण में क्या होगा बच्चा, ये पौधा है यहाँ से और दूसरा पौधा ये है, यहाँ का परागकण यहाँ जाए, चाहे यहाँ का यहाँ से यहाँ जाना तो वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये छोटा में है वो बड़ा में है। ज़्यादातर कोशिश होगा कि यहाँ से ये यहीं आएगा, तो दो पौधों के बीच में, यानी दो पौधों के पुष्पों के बीच में परागण होना। समझ में आया? बहुत आसान भाषा में लेकर आई हूँ, ये सारा कुछ मेरे द्वारा बनाया हुआ नोट्स है बच्चा, ठीक है। एक ही पौधे के एक या दो पुष्पों के बीच में, तो ये स्वपरागण। ये ऐसे भी है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक पुष्प ऊपर लग जाए और दूसरा पुष्प यहाँ पर है, यहाँ से भी गिर के यहाँ जा सकता है, तो दो पुष्पों के बीच में हुआ, चाहे एक पुष्प के बीच में हुआ। समझ में आया? आलू है, जई है, गेहूं है, मूंगफली है, मटर है, सूरजमुखी है, ये स्वपरागण करते हैं। परपरागण कहाँ होता है बच्चा? घासों में होता है, अंगूर में है, सेब में है, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब देखते हैं कि स्वपरागण के लाभ देखेंगे और स्वपरागण के नुकसान, फिर परपरागण के लाभ और परपरागण के नुकसान, ठीक है। आपको बताएं कि जो वहाँ पे चलेगा ये जस्ट अपोजिट इधर चलेगा। ये भी हम एकदम छोटे छोटे भाषा में लेकर आए हैं कि आपको आसानी से याद हो जाए। लाभ ये है कि जो हम चाहते हैं कि हमको एकदम शुद्ध नस्ल प्राप्त हो, कोई मिलावट नहीं हो, तो ये संभव सिर्फ स्वपरागण में है, क्योंकि एक ही पौधे से बार बार वही बीज वही निकलेगा, ठीक है, तो उसी में संभव है, ठीक है। और कम मात्रा में परागकण बनते का मतलब उनको उसी में जाना है, तो हवा पानी के द्वारा यहाँ वहाँ तो जाना है नहीं, तो कम बनते हैं इसलिए, ठीक है। बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है, बाहरी कारकों पर ये निर्भर नहीं रहता है बच्चा। समझ में आया? बाहरी कारकों मतलब ये अपने आप से वहीं से गिरा वहीं पर, यानी कि ना किसी कीट की जरूरत पड़ी, ना किसी उसकी ज़रूरत पड़ी बच्चा, हवा की ज़रूरत पड़ी, ना पानी की ज़रूरत पड़ी, ना कुछ हुआ बच्चा, ठीक है। अब नुकसान में देखो, नए लक्षणों का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि एक ही पौधे से बार बार हो रहा है, तो नया लक्षण कहाँ से आएगा? दो पौधों के बीच में होता तो थोड़ी थोड़ी मिलावट हो जाती, पर ऐसा नहीं है। और एक ही लक्षण, एक ही पौधे से बार बार इस तरह से संकर, जब वो निषेचन हो रहा है, बीज बन रहा है, फिर वो ऐसे बीज बार बार बनते बनते कमज़ोर हो जाते हैं, उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रह जाती, सहनशीलता नहीं रह जाती, जो बाहर के वातावरण के हिसाब से ढलने की क्षमता नहीं रह जाती, ऐसा हो जाता है, ये कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। ये इनके पुष्प जो होते हैं बच्चा कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। पुष्प कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, यानी कि ज़्यादातर सफ़ेद, इनके पुष्प ज़्यादातर सफ़ेद होते हैं, ठीक है ना, सफ़ेद होते हैं पुष्प। पुष्प कैसे होंगे? सफ़ेद। और इनके पुष्पों में स्मेल भी नहीं होता, गंधहीन होते हैं। अक्सर आप देखे होंगे, चंपा चमेली को छोड़ देना, ठीक है, बाकी पुष्पों में जो सफ़ेद रंग के हैं उनमें ज़्यादातर स्मेल नहीं आता है ना बच्चा, ठीक है। अब बात करेंगे परपरागण के। इनका लाभ ये है कि दो पौधों का वो परागकण, एक का परागकण एक दूसरे पे जा रहा है, तो दो पौधों का मेल है, तो यहाँ पे नए लक्षणों का विकास होना संभव है ना। फिर बच्चा गुणवत्तापूर्ण बीजों का भी विकास हो सकता है, मतलब अच्छी क्वालिटी भी डेवलप करेगी, है ना। इनकी प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी। एक लिंगी पौधों के लिए उपयोगी है, मतलब कोई ऐसा पौधा है में उसमें सिर्फ परागीकण बन रहे हैं और वर्तिकाग्र है ही नहीं, तो उसके लिए तो ये फायदा है, क्योंकि वो परागकण निकल के दूसरे पे चले जाएंगे तो फायदा हो जाएगा, है ना, ठीक है। और इनके पुष्प रंगीन होते हैं, काफ़ी कलरफुल होते हैं। जितने भी आपको कलरफुल वाले फूल दिख गए, समझ लेना कि वो उसमें क्या हो रहा है,
पर परागण होगा। ठीक है, इनके पुष्पों में स्मेल भी बहुत बढ़िया होती है, फॉर एग्जाम्पल गेंदा, गुलाब, है ना, बहुत अच्छा। ठीक है, परागण के जो नुकसान है अब देखते हैं पर परागण में। अत्यधिक, हाँ ये बात है कि ये देखो बच्चा, अब हवा या पानी या कीटों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है परागकण, है ना, उसी पुष्प पे तो गिरना नहीं है, तब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा परागकण बनते हैं। और यही होता है ना कि अगर ये परागकण हवा के माध्यम से इधर उधर फैल गए तो किसी जीव जंतु के सामने आ गए तो उनकी आंखों में इन्फेक्शन भी हो जाता है। ठीक है ना, तो देखो अत्यधिक परागकण बनते हैं। अवांछित होना चाहिए था, अवांछित। हाँ ये भी बात है कि अगर एक पौधे में कोई रोग है तो दूसरे पौधे में भी पहुंच जाएगा, तो ये अवांछित गुणों का भी विकास होगा। अच्छी क्वालिटी बढ़ा दिया, अच्छी बात है, रोग है तो वो भी बढ़ा देगा, है ना, तो ये इसका नुकसान है। फिर परागण के लिए बच्चा दूसरे कारक पर निर्भर, हाँ जैसे कि दूसरे कारक में कौन है, हवा है, इन पर निर्भर होना पड़ेगा, पानी है उस पर निर्भर होना पड़ेगा, हवा है, पानी है, ठीक है ना, कीट हैं, इन कारकों पर निर्भर रहना पड़ेगा बच्चा, समझे ना, इन पर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है ना, अब स्वपरागण पर परागण अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको देखेंगे पर परागण के जो ना, ये पर परागण ना की विधियां। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर आपको 3 विधियां मिलेंगी, कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा। ठीक है बच्चा, अब देखो आप ध्यान देना कि कीटों के द्वारा, जैसे कि जो आपके तितली है, तितली हो गया आपके, और कौन हो गया, ये मधुमक्खी है, मक्खियाँ हैं, और भी आपके ततैया है, बहुत सारे ऐसे कीट हैं। ठीक है, जो कि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठती हैं फूलों के रस को चूसने के लिए, उनके कलर को देखकर आकर्षित होने से। ठीक है, तो जब वो सपोज करो कि कोई कीट है, ये कीट है ना, ये कीट आकर किसी पर इस तरह आके, मतलब ये कीट है किसी फ्लावर पर आकर, ये फ्लावर है यहाँ पर आके बैठा है, इसका परागकण जो है, इसका परागकोश फट गया है, परागकण फैला हुआ है, अब ये परागकण इसके शरीर पे लग जाएगा। अब ये कीट उड़कर दूसरे पे पहुंच गए, दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंच गए, है ना, वहां पर पहुंच गए, ये कीट पहुंच गया, अब यहाँ से परागकण को लेकर यहाँ पहुंचा दिया। यही कीटों के द्वारा परागण होता है, समझ में आया। और ऐसे पुष्प जो होते हैं ना, बहुत कलरफुल होते हैं, बहुत अच्छा स्मेल देते हैं, बहुत अच्छा उसमें पुष्प का रस पाया जाता है, उन्हीं में कीटों द्वारा होता है। यानी आपको जितने कलरफुल वाले पुष्प दिख जाएंगे, समझ लेना कि कीटों के द्वारा होता है। जैसे कि अंजीर है, गुलर है, पीपल है, आक है, साल्विया है, इनमें होता है। ठीक है, चींटियों के द्वारा भी होता है। आगे बढ़ते हैं, वायु के द्वारा। ये देखो यहाँ पे है, सपोज ये कोई पुष्प, इधर से इधर हवा बह रही है, इसका परागकोश फट गया है, अब ये परागकण उड़ता उड़ता किधर चला जाएगा, इस वाले पुष्प के पास चला गया, है ना बच्चा, तो वायु के द्वारा हो गया ना। और वायु के द्वारा इनमें भी होता है, और आपको एक अब आएगा बच्चा जल के द्वारा। वायु के द्वारा वाला जो पुष्प जो होगा ना बच्चा, तो जो इनके परागकण होते हैं ये बहुत हल्के होते हैं ताकि हवा में उड़ सकें, चिपचिपे भी नहीं होते, सूखे सूखे होते हैं, शुष्क होते हैं, ताकि अगर में हवा तेज चली तो आपस में चिपक जाएंगे, अगर चिपचिपे हुए तो नीचे गिर जाएंगे, फिर वो उड़ नहीं पाएंगे हवा के साथ। तो एकदम सूखे होते हैं, हल्के वेट के होते हैं, आसानी से आराम से चले जाते हैं। ये गेहूँ, मक्का, ज्वार, चीड़ आदि में हवा के द्वारा होता है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, जल के द्वारा थोड़ा सा अलग है, आपको यहाँ बता दें। जो जैसे कि ये कोई नदी तालाब है, कोई नदी तालाब है, खूब पानी भरा हुआ है, जो पौधे का पुष्प पौधा पूरी तरह पानी में डूबा होगा, जिनका पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी में जल परागण होगा। ठीक है, परागण होगा। लेकिन जो अगर में ये देख लिया जाए इस तरह से, पानी इस तरह से है और पुष्प बाहर है, पुष्प बाहर की तरफ दिखा रहा है, अंदर इनका भाग है,
ये अंदर इनके भाग हैं लेकिन इनके पुष्प बाहर निकल जा रहे हैं, जैसे कि कमल हो गया, वाटर लिली हो गया। तो ये क्या है कि पानी के बाहर इनके पुष्प होते हैं, है ना। तब जब बाहर है बच्चा तब तो ये पुष्प देखने में भी सुंदर लगेगा। और कीट पहुंच गए, हाँ, हवा के द्वारा भी पहुंच गया, हाँ, हुआ ना। तो बस समझे ना। तो आप बोलोगे कि जल में डूबे हुए पौधों में ही जल के द्वारा परागण होता है, परंतु कुछ पौधे जिनका पुष्प बाहर निकला हुआ रहता है, जल में डूबा नहीं होता है, उनमें कीट या हवा के द्वारा परागण होता है। बोल दोगे ना, समझ में आया। उदाहरण है वैलिस्नेरिया, ठीक है ना, इलोडिया, हाइड्रिला, सिरेटोफिल्लम जिसको कहते हैं सिरेटोफिल्लम, ठीक है ना। ये जो है इनमें ये पुष्प जो है ग्रहण कर लेते हैं। एक मिनट, इन वाले में जितने ये बताए गए हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये पानी में डूबे हुए रहते हैं। कैसे रहते हैं, पानी में, यानी ये वाले होते हैं डूबे हुए। तो इनके आराम से इसी के अंदर ही हो जाता है, जल के अंदर परागण, यानी कि पानी में ही पुष्प पूरा गिरा हुआ है, पानी में वहाँ के उसके परागकोश फट गए, परागकण निकला, उसी पानी में बहते बहते दूसरी जगह पहुँच गया, ठीक है, ऐसे होगा। लेकिन जिनके पानी से बाहर जिनका पुष्प बाहर की तरफ दिखता है, उसमें हमेशा कीट या हवा के द्वारा ही होगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अब जंतुओं के द्वारा भी परागण है। तो इसमें जंतु में द्वारा बच्चा घोंघा के द्वारा, पक्षी के द्वारा, चमगादड़, पक्षियां भी है, छोटी छोटी पक्षियां हैं, पुष्प सुंदर सुंदर देख रहे हैं, एक पेड़ पौधे से दूसरे दूसरे तीसरे घूम रही है, परागकण को यहाँ से वहाँ पहुँचा दे रही हैं। चमगादड़ भी करता है, ठीक है। और पौधे का नाम है सेमल है, बिग्नोनिया है, कदम्ब है। कदम्ब में तो चींटी मिल जाती है। कौन मिल जाता है, चींटी मिल जाती है। कदम्ब में बच्चा चींटी मिल जाती है। समझ में आया। आगे बढ़े थोड़ा सा। अब स्वपरागण पर परागण में अंतर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लैंगिक अलैंगिक वाला भी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है बच्चा।